अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल जाएँ। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिंक भी मिल जाएंगे। आप इन्हीं प्रोफाइल्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को नीचे नोट डाउन कर लिया, वहीं से इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। यहां पे लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो आप देख सकते हैं नीचे दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। दोनों पार्ट्स के अंदर आपको टेबल बने हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिया गया है कि एक वेरिएबल y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी वेरिएबल x के। और आप ये चीज जानते हैं, जब भी दो वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि अगर एक वेरिएबल में चेंज आएगा, वो इंक्रीज करेगा, तो उसकी वजह से दूसरी वेरिएबल की भी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। और अगर वो पहला वाला वेरिएबल फॉर एग्जांपल डिक्रीज करता है, कम हो जाता है, तो उसकी वजह से दूसरी वाली चीज भी कम हो जाएगी। तो अगर आपके पास ऐसा प्रोपोर्शनल चेंज हो, यानी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ जाए और एक चीज के कम होने से दूसरी चीज कम हो जाए और ये चेंज प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड करेंगे ना तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। तो इनके दरमियान एक प्रोपोर्शनल चेंज होता है, एक जैसा चेंज होता है। तो अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए और एक क्वांटिटी को कम करने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए, तो ऐसे हम चेंज को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम इन वेरिएबल्स को बोलेंगे कि आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है। तो यहाँ पे यही हमें बता दिया गया स्टार्ट में ही कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। आगे लिखा हुआ कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल्स। तो आपने ये ए और बी पार्ट में जो टेबल्स गिवन है इनको कंप्लीट करके दिखाना है। कंप्लीट करने का मतलब है इन टेबल्स में आपको कुछ बॉक्स एम्प्टी नजर आ रहे हैं, ए वाले टेबल में भी और बी वाले टेबल में भी। तो इन एम्प्टी बॉक्स को आपने फिल करना है, इनको कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले ए पार्ट से। हम सबसे पहले ए पार्ट करेंगे। अब देखिए इन दोनों टेबल्स को करने के लिए एक चीज जो है वो सेम रहेगी, वो है ये स्टेटमेंट कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहेगा किसके, x के। और मैं आपको इससे पिछले क्वेश्चंस में भी बता चुका हूं, जब भी ऐसी स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी आपने इस स्टेटमेंट की मदद से एक इक्वेशन बना लेनी है। और वो कैसे बनानी है वो भी मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे भी पहले डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि उसी स्टेटमेंट से बार बार आपने ए और बी पार्ट को, दोनों पार्ट्स को जो है इसमें मिसिंग जो बॉक्स है उनको फिल करना होगा। उसी स्टेटमेंट, उसी इक्वेशन की वजह से, उसी इक्वेशन की आप कह लें मदद से आपने यहाँ पे वैल्यूज निकालनी होंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे y और प्रोपोर्शनल के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो ये वाला है, इसको हम पढ़ते हैं इज प्रोपोर्शनल टू। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लिखेंगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और x यहां पे लिखेंगे। तो जब आप इस तरह लिखते हैं दो वेरिएबल्स को आमने सामने, इसका मतलब होता है आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं। यहां पे अगर मैं इस वेरिएबल को 1/x लिख देता तो इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये लिखने के मेथड है, ये भी आपने समझना है। तो जब भी दो वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करेंगे तो जो जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था x के, तो y को पहले लिखेंगे, दूसरे वेरिएबल को यहाँ पे लिखेंगे और बीच में ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हम यूज किया करेंगे। तो ये आपने लिख दिया y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब आपने क्या करना है, इस प्रोपोर्शनल टू के सिंबल को खत्म करना होता है। तो जब भी आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन या प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल कह लें खत्म किया करेंगे, यहाँ पे हमेशा एक इक्वलिटी का साइन लगाया करेंगे, ये मैंने लगा दिया। एक कांस्टेंट आया करेगा जो कि इस लिखे हुए वेरिएबल से, जो यहाँ पे लिखा हुआ है x, उससे मल्टीप्लाई हुआ करेगा। तो k जब x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, kx। यानी जब आपने प्रोपोर्शनल टू के सिंबल को हटाना है तो एक इक्वलिटी का साइन डालना है और हमेशा एक k लिखना है। k का मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और जो ये वाला वेरिएबल होगा ये उसके साथ वैसे ही आगे आ जाएगा, या यूं कह लें ये k उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने इस इक्वेशन का नाम दे देना है, ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका नाम होगा इक्वेशन नंबर 1। आप कोई भी इसका नाम दे सकते हैं। अब जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपने पहले ये स्टेटमेंट्स क्लियर कर लेनी है, यहां तक इस तरह की इक्वेशन बना लेनी है, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो देखिए अब हम ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट को करने के लिए आपको याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोई भी दो वेरिएबल्स हों जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो और आप इस तरह इक्वेशन बना चुके हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जो आपको सबसे पहले चाहिए होगी ना, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की निकालनी होगी। यानी आपने सबसे पहले k की वैल्यू निकालनी होगी। k की वैल्यू निकालने के बाद फिर आप आसानी से x या y किसी की भी वैल्यू बता पाएंगे।
तो हमने इक्वेशन बना ली, अब k की वैल्यू किस तरह पता चलेगी? तो k की वैल्यू तभी पता चल सकती है जब आपको y और x की वैल्यूज पता हो। जिस तरह आप इक्वेशन 1 में देख सकते हैं k आ रहा है, तो यहाँ पे y है, k है और x है, तो तीन एक तरह के अननोन है। तो तीन अननोन में से किसी एक की वैल्यू तभी निकल सकती है जब बाकी दो नोन हो जाए, बाकी दो की वैल्यूज पता चल जाए। तो k की वैल्यू तभी पता चल सकती है जब आपको y की वैल्यू भी पता चल जाए और x की वैल्यू भी पता चल जाए। तो आप a टेबल में जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा कॉलम है जहां पे x की वैल्यू भी दी हुई है और y की वैल्यू भी दी हुई है, क्योंकि उसी कॉलम की मदद से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखें ए पार्ट में जाएं तो देखें जो x वाली रो है वो सबसे ऊपर लिखी हुई है, यानी ऊपर वाली सारी वैल्यूज x की होंगी, और y वाली जो रो है इसमें जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी वैल्यूज y की होंगी। तो आपने एक ऐसा कॉलम ढूंढना है जिसमें x की वैल्यू भी हो और y की वैल्यू भी हो, यानी दोनों वैल्यूज गिवन होंगी। तो जाहिर बात है दोनों ही जगह होंगी, x की और y दोनों की निकालनी पड़ रही है, लेकिन अभी कहने का मतलब ये ऐसा कॉलम ढूंढे जिसमें x की वैल्यू भी लिखी हो और y की वैल्यू भी लिखी हो। तो आप देखें यहां पर ये वो कॉलम है जिसमें आप देखें ऊपर x की वैल्यू है क्योंकि उसके पैरेलल x है 24, और नीचे y की वैल्यू है 6, यानी दोनों वैल्यूज गिवन है। तो हमेशा जो दोनों वैल्यूज गिवन होंगी इन्हीं की मदद से सबसे पहले k की वैल्यू निकला करेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर, मैं कौन सी वैल्यू यूज कर रहा हूँ, x की मैं यूज कर रहा हूँ 24, मैं लिखूंगा फॉर x इज इक्वल टू 24, और y की वैल्यू कितनी यूज कर रहा हूँ वो 24 के नीचे लिखी हुई है y के सामने, वो है 6। तो अगर आप x को 24 रखें और y को 6 रखें तो आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज लिखी, अब मैं इस इक्वेशन नंबर 1 की मदद से निकालूंगा। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, या आप यूँ कह रहे हैं पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ पहले, y इक्वल टू kx, और अब ये दोनों वैल्यूज जो यहाँ पे हैं x की 24 और y की 6 इसमें पुट करवा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे y लिखा हुआ है, तो इस y की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, उसकी वैल्यू 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। k तो फाइंड आउट करना है, इसको वैसे ही रहने दें, और x की जगह पे मैं क्या वैल्यू रख दूंगा 24, तो मैं x की जगह पे लिख दूंगा 24। तो ये मैंने राउंड ब्रैकेट्स डाली और उसमें 24 लिख दिया। अब आप देखें आपने k की वैल्यू निकालनी है तो 24 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 24 k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब कोई चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो आप उसको इक्वेशन की दूसरी तरफ भेजते हैं तो वहाँ जाकर वो डिवाइड करती है। तो यहाँ पर 24 k से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो जाकर 6 को डिवाइड करेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 24, और यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा k। आप यूँ भी कर सकते थे कि दोनों साइड्स पर 24 से डिवाइड करवा देते, तो यहाँ राइट हैंड साइड पे 24 कट जाता और लेफ्ट हैंड साइड पे 6 के नीचे इसी तरीके से आ जाता। यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये कैंसिलेशन होती है, 6 1 टाइम्स 6 होता है, 6 4 टाइम्स 24 होता है। तो देखें आपको k का आंसर मिल गया 1/4, यानी आपके इस कॉन्स्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू है 1/4। अब आपने इसी सेम k की वैल्यू को यूज़ करना है बाकी तमाम पार्ट्स के लिए। तो जब k की वैल्यू आ जाएगी आप कोई भी वैल्यू पर आराम से निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखें हमने इसकी वजह से k की वैल्यू निकाल ली, अब हम इस पहले वाले कॉलम को सॉल्व करते हैं। इसमें x की वैल्यू कितनी है 4 और y का बॉक्स एम्प्टी है, तो ये बड़े आराम से निकल आएगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे x की वैल्यू थी 4 और y की वैल्यू क्या है आपने निकालनी है, y की वैल्यू आपने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो आप लिखेंगे अगेन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, ये वाली, y इज इक्वल टू kx, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल्स टू kx, और जो वैल्यूज आपको पता है वो सारी इसमें पुट कर देंगे। आपको y की वैल्यू नहीं पता तो y को वैसे ही रहने दें। k की वैल्यू अभी ऊपर लिखी हुई है 1/4, नजर भी आपको आ रही होगी 1/4, और ये x बेसिकली इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे लिख दें 4। तो देखिए 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो सिर्फ 1 बचा, ऊपर जो है बचा हुआ है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसका मतलब आपने जो पहला कॉलम है इसमें जो बॉक्स एम्प्टी था वो फिल कर लिया कि जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की कितनी होगी 1। ये हमने पहला बॉक्स कर लिया। अब इस तरह आप दूसरे बॉक्स में देखें x की वैल्यू 20 गिवन है, अगेन y की मिसिंग है, y का बॉक्स एम्प्टी है, तो अब आप x की जगह पर 20 यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि अगर x की वैल्यू जो है आपके पास 20 गिवन है और y का बॉक्स अगेन एम्प्टी है जिस तरह अभी ऊपर बताया, तो अगेन दोबारा से पहली इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू kx। अब देखें y इसमें भी फाइंड आउट करनी है तो y को छोड़ दें, वैसे k की जगह पे वही वैल्यू 1/4 जो भी ऊपर निकाली है, मल्टीप्लाई का साइन, x की जगह पे क्या आ जाएगा 20। अब जैसे इसको आपने सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा 4 1 टाइम्स 4 होता है, ठीक है, और 4 5 टाइम्स कितना होता है 20, और 5 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 टाइम्स 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी जब x की वैल्यू 20 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू जहाँ पर 20 है y के नीचे क्या आ जाएगा 5, ये मैंने लिख दिया। अब अगला कॉलम हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें 24 और 6 दोनों वैल्यूज पता है, इसलिए इसको छोड़ दें। उससे अगले कॉलम में आए, यहाँ पे आप देखें सिर्फ y की वैल्यू पता है, 9 नीचे लिखा हुआ है यानी ये y की वैल्यू है, और x की वैल्यू इस बार फाइंड आउट करनी है, यानी x गिवन नहीं है y गिवन है। y कितना है 9, तो अब आप यहाँ पे डेटा में लिखेंगे कि x फाइंड आउट करना है और y कितना है वो है 9, वो है 9। अब सेम इक्वेशन लिखेंगे दोबारा, इक्वेशन नंबर 1 वो क्या है y इज इक्वल टू kx।
अब इसमें y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 9 है, k आपको पता है 1/4 था, और x की तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो जस्ट आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय x लिख दें तो काफ़ी है। खाली x भी लिख देते, मतलब मल्टीप्लाई का साइन डाले बगैर, उसका मतलब भी यही होता कि वो 1/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर हमने इतना कर लिया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 मल्टीप्लाई बाय x कितना होता है x, इसको आप x ही लिखते हैं, 1x भी लिख सकते हैं, और नीचे वाला 4 वैसे का वैसे ही। इन दोनों चीज़ों को लिखने का तरीका जो है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, इन दोनों का मतलब सेम ही है। तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया x, और नीचे 4 वैसे का वैसे ही आ गया। अब 4 यहाँ पर x को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएंगे तो जो दूसरी तरफ में नंबर लिखा होगा उसको जाके ये मल्टीप्लाई करेगा, यानी उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 डिवाइड कर रहा है x को, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वहाँ पे जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 4। तो जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड करी होती है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर आपके पास जस्ट बचेगा x। आप इस स्टेप को ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों साइड्स पे 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, राइट हैंड साइड पे 4 कट जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे इसी तरीके से 4 आ जाएगा 9 के साथ। तो 9 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 9 4 टाइम्स कितना होता है जी, वो होता है 36। तो x का आंसर आपके पास कितना आ गया 36, यानी जब y 9 होगा तो x की वैल्यू 36 होनी चाहिए। तो आप ऊपर वाले ही टेबल में x की वैल्यू कितनी लिख देंगे 36। अब इसी तरीके से लास्ट वाला कॉलम, इसमें देखें y की वैल्यू कितनी बताई हुई है 11, तो आप y की जगह पे 11 लिखेंगे, x फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि y की जगह पे आ जाएगा 11, ये हमारे पास गिवन है, और x फाइंड आउट करके दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू kx, दोबारा से इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू 11 है, यहाँ पे 11 लिख दें, k की वैल्यू 1/4 है, और मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है वैसे का वैसे ही। अगेन अभी ऊपर मैंने आपको करके दिखाया है, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, x 1 टाइम्स कितना होता है x, या 1x कह लें, एक ही बात है, और नीचे 4 वैसे का वैसे ही। तो 4 यहाँ पर x को डिवाइड कर रहा है, जब कोई चीज़ यहाँ पर डिवाइड कर रही हो इक्वेशन की दूसरी तरफ उसको भेजते हैं तो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर ये 4 जो है x को जो डिवाइड कर रहा था दूसरी तरफ जाके ये 11 को मल्टीप्लाई करेगा, 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा x, और 11 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, वो होता है 44। इसका मतलब आपके पास लास्ट कॉलम में जो x की वैल्यू आती है वो 44 बनती है। तो इसलिए आप यहाँ पर ऊपर लिख देंगे कि जब y की वैल्यू 11 होगी तो x की हो जाएगी 44। तो देखिए ये हमने a वाला टेबल कंप्लीट कर लिया, a पार्ट हमारा पूरा हो गया। अब इसी तरीके से b पार्ट भी कर लेते हैं। तो अब हम बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में भी ये वाली स्टेटमेंट वैसे की वैसी रहेगी, क्योंकि ये तो कॉमन स्टेटमेंट थी ना, ये तो ऊपर ही लिखा हुआ था कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो आपने इसी चीज़ को दोबारा से ऐसे लिख लेना है। अगर ये दोनों पार्ट्स इकट्ठे आते हैं तो फिर तो एक दफ़ा लिखना काफ़ी होगा, अगर ये अलग अलग आ जाते हैं एग्जाम में या कहीं पर आपको करने के लिए कोई दे देता है तो फिर आपको ये स्टेटमेंट अलग से मैंशन करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर पहले से मैंशन करी हुई है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x था, प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया तो वो बन गया y इक्वल्स टू kx। तो यही इक्वेशन को हमने दोबारा यूज़ करना है। अब अगेन मैंने आपको बताया था जब आप ये स्टेटमेंट्स वगैरह लिख लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके इस तरह की इक्वेशन बना लेते हैं, तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। और कांस्टेंट की वैल्यू तभी निकलेगी जब उसके दोनों तरफ लिखे हुए वेरिएबल्स की वैल्यूज आपको पता होंगी, यानी k के साथ जो x लिखा हुआ है और k के आप कह लें लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वालिटी की दूसरी तरफ y लिखा हुआ है इसकी वैल्यू, यानी आपको y और x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप k की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आप जिस टेबल को सॉल्व कर रहे हैं, जिसको आप कंप्लीट कर रहे हैं, आप देखें उस टेबल में कौन सा ऐसा कॉलम है जिसमें y की वैल्यू भी बताई गई है और x की भी बताई गई है। तो b पार्ट के हवाले से देखें तो वो ये वाला कॉलम बनता है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू 3 बताई गई है और y की वैल्यू 3.6 बताई गई है, और कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें दोनों वैल्यूज पता हो। तो जहाँ पे दोनों वैल्यूज पता होंगी उन्हीं की मदद से k की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x की वैल्यू कितनी बताई हुई है, x की वैल्यू बताई हुई है 3 और y की वैल्यू कितनी बताई हुई है, वो बताई हुई है 3.6। ठीक है, अभी आपने दोनों वैल्यूज को इसी इक्वेशन के अंदर पुट करना है ताकि आपको k का आंसर मिल जाए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पता चल जाए। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यूज पुट करेंगे, कौन सी, जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ दोबारा से ताकि आपके लिए आसानी रहे, y इक्वल्स टू kx। अब y की जगह पे आपने 3.6 पुट करना है, ये देखिए मैंने 3.6 पुट कर दिया। k की वैल्यू तो निकालनी है, इसको छोड़ दें, मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं, राउंड ब्रैकेट्स में x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर रहा हूँ, x की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो यहाँ पे आ गया 3। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आप देखें कि 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है k से, यानी 3 मल्टीप्लाई कर रहा है एक तरह का, k को यूँ भी कह सकते हैं। तो जो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको आप कह लें कि इक्वेशन के जब आप दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाकर वो डिवाइड किया करेगा। तो 3 यहाँ पर k को मल्टीप्लाई कर रहा है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 3.6 को जाकर डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3.6 डिवाइडेड बाय
3 और यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा, k बच जाएगा। आप ये यूँ भी कर सकते थे कि दोनों तरफ 3 से डिवाइड करवा देते, राइट हैंड साइड पे 3 कट जाता, कैंसिल हो जाता और लेफ्ट हैंड साइड पे 3.6 के नीचे आ जाएगा। अब आपने जस्ट इसको सॉल्व कर लेना डिवाइड करके। अब डिवीजन आपको आती है, मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ। 3.6 को आपने किस पे डिवाइड करना है, 3 पे। तो 3 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पे 3 - 3 हो जाएगा 0, इसको छोड़ दें। और डेसिमल के बाद आपको वैल्यू उतारनी पड़ रही है जो कि है 6, तो यहाँ पे भी डेसिमल लगा दें। और 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो 2 टाइम्स 6 और 6 - 6 0, तो इसका मतलब 1.2 आ गया, ये ऊपर वाला आंसर आ गया। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 1.2। तो ये तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब जब कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाए, अब सारे बॉक्स को सॉल्व करना बड़ा आसान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले वाले कॉलम से। तो पहले वाले कॉलम में देखें आपको x की वैल्यू 2 बताई गई है और y का बॉक्स एम्प्टी है, y फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और अब हमने सेम इक्वेशन यूज़ करनी है, y = kx, और इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो देखिए y की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, तो y को वैसे ही रहने दें। और k की वैल्यू ऊपर भी निकाली है 1.2, यहाँ पे 1.2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन। और x की वैल्यू यहाँ पर 2 गिवन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। यानी 1.2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा है। यहाँ पे लिखा हुआ 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 टाइम्स कितना होता है 4, और 2 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे ऊपर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, नीचे डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे डेसिमल यहीं पे आना चाहिए, इसके बाद भी एक ही डिजिट होना चाहिए। ये आपको चीज़ें आती हैं मल्टीप्लिकेशन की सिंपल। यानी 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे y का आंसर आ गया 2.4। तो ये हमारे पास पहले कॉलम में जो y की मिसिंग वैल्यूज़ थी वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो यहाँ पे आ गया 2.4, आप लिख दें 2.4। अगला कॉलम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, उसमें दोनों वैल्यूज पता है। अब चलते हैं थर्ड कॉलम पे। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू 5.5 बताई हुई है, y की फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि x की वैल्यू तो हमें बताई हुई है 5.5 और y की वैल्यू अब हमने फाइंड आउट करनी है। अगेन सेम इक्वेशन लिखेंगे, y = kx और y आपने फाइंड आउट करना है, छोड़ दें। k की वैल्यू ऊपर से पता है आपको, मैंने 1.2 पहले भी बताई है, यहाँ पे लिखी हुई भी है, यही सेम वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 1.2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे x की वैल्यू जो कि कितनी है 5.5, ठीक है। तो अब आपने जस्ट 1.2 को और 5.5 को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन आसान है, आपको आती है। 1.2 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.6। तो आपके पास y का आंसर कितना आ गया 6.6। तो यहाँ पर आप ऊपर लिख देंगे कि y का आंसर कितना आ गया 6.6, ठीक है। ये वाला कॉलम भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखें इस कॉलम में, इसमें अब यहाँ पर y की वैल्यू बताई हुई है 9.6 और x का बॉक्स एम्प्टी है, x फाइंड आउट करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि y की वैल्यू कितनी हमें बताई हुई है, x फाइंड आउट करके दिखाना है, और y की वैल्यू कितनी बताई हुई है 9.6, ओके। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सेम दोबारा से इक्वेशन लिखनी है, y = kx, वैल्यूज पुट कर देनी है। y की वैल्यू 9.6 है, इधर 9.6 आ जाएगा, इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी थी 1.2, अभी ऊपर निकाल कर भी बताई हुई है मैंने, यहाँ पर आप देख भी लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1.2 और साथ x तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय x वैसे का वैसे, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखें यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है 1.2 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो आपको x की वैल्यू निकालने के लिए 1.2 को यहाँ से हटाना होगा। तो 1.2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको आप कह लें इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये वहाँ जाके डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर यहाँ पे किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसको इक्वेशन के जब दूसरी तरफ भेजते हैं तो वहाँ जाकर वो डिवाइड करता है। तो 1.2 को जब आप इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर भेजेंगे तो ये 9.6 को जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एक तो तरीका ये है, तो हम इसको डायरेक्ट यूँ ही लिखेंगे 9.6 डिवाइडेड बाय 1.2, यानी यहाँ से 1.2 खत्म हो गया, लेफ्ट साइड पे आ गया और यहाँ पे जस्ट बच गया x। आप दोनों साइड्स पर 1.2 से डिवाइड करवा देते तब भी आपको यही स्टेटमेंट मिलती। अब आपने जैसे इनको सॉल्व करना है कि 9.6 को जब हम डिवाइड करेंगे 1.2 से क्या आएगा। अब इसको डिवीजन करने के लिए अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये इसका रफ वर्क है, ये आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपकी कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9.6 डिवाइडेड बाय 1.2, आप इसको ऐसे लिख लें आसानी के लिए, 9.6 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है। अब देखें 9.6 में आपको डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा। जब आप डेसिमल रिमूव करेंगे, आपको पता है अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट हो तो रिमूव करने के बाद नीचे 10 लिखा जाता है, तो मैंने 10 लिख दिया। डिवीजन के सिंबल को वैसे ही, इधर भी 1.2 है, डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे 10 आ जाएगा। अब आपको ये चीज़ें भी पता है कि जब आपने डेसिमल को रिमूव कर लिया होता है, बीच में अगर डिवीजन का आपके पास सिंबल हो, इसको आप मल्टीप्लाई बनाते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे तो जो उसकी अगली फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी जो 10 है वो ऊपर आ जाएगा और 12 है वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 10 से क्या हो गया
कैंसिल आउट हो गया, यानी ऊपर बच गया 96, नीचे बच गया 12, जिसको आप इस तरह लिखा करेंगे 96/12। यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब देखें इनमें कैंसिलेशन होती है, तो अगर आप देखें 12 1 टाइम्स 12 होता है और 12 8 टाइम्स 96 होता है, यानी इसका आंसर कितना आ गया 8। तो इससे पता चला, ये जो मैंने रफ वर्क किया है, कि इससे पता चला कि 9.6 को जब आप 1.2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8 आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x का आंसर कितना आएगा 8। तो मैंने कैलकुलेशन इसलिए कर दिए ताकि अगर कैलकुलेटर्स अलाउ ना हो तो आपके लिए कोई डिफिकल्टी यहाँ पर ना आए। तो इसका मतलब हम उससे लिख सकते हैं ऊपर कि हमारे पास जो x का आंसर है वो कितना आएगा 8। ये भी हो गया। अब लास्ट वाला हमारे पास कॉलम रह गया, इसमें आप देख सकते हैं y की वैल्यू 11.4 बताई हुई है, x का बॉक्स एम्प्टी है, x फाइंड आउट करनी है। तो अगेन डेटा लिखेंगे कि y की वैल्यू 11.4 है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ कि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू कितनी है 11.4। तो अब यहाँ पे दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल्स टू kx, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास है 11.4, k की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, ऊपर बता चुका हूँ 1.2, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही और आगे x भी वैसे का वैसे ही। अब देखिए 1.2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, जिस तरह बता चुका हूँ, यानी हो जाएगा 11.4 डिवाइडेड बाय 1.2, यानी 1.2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, वहाँ पे आके 11.4 को डिवाइड करेगा, 11.4 के नीचे लिखा जाएगा और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा x इस तरीके से। अब आप देखिए इसको आप सॉल्व कर लें, 11.4 को आप जो है 1.2 पे डिवाइड कर लें। यहाँ पे मैं डिवीजन नहीं कर रहा, मैंने ऊपर आपको मल्टीप्लिकेशन भी और इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करना बता दिया, आप इसको आप खुद से कर सकते हैं। तो 11.4 को जब आप डिवाइड करेंगे 1.2 से तो आपका आंसर आएगा 9.5। तो इससे पता चला आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी 9.5। तो ऊपर आप लिख सकते हैं इधर x की जगह पे 9.5। तो ये हमारा टेबल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स समझ आए होंगे। मैंने यहाँ पर टेबल कंप्लीट कर दिया है, सारी वैल्यूज़ आपको बता दी हैं, कैलकुलेशन भी जिस हद तक हो सकती है मैंने आपको कर दी हैं। बाकी उम्मीद है आप चीज़ों को जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के हवाले से वो आप खुद भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।